दोस्तों, अभी अभी आपको पता है बिहार में वैकेंसियों की बहार है और आप लोग अप्लाई भी किए होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बीपीएससी का जो एसओ का पोस्ट है, जो 13 जुलाई को उसका एग्जाम होने वाला है, आप लोग अप्लाई किए होंगे। तो चलिए अपनी तैयारी को एक नए आयाम तक पहुंचाएंगे आज। तो क्या आपको पता है दोस्तों, बीपीएससी परीक्षा में पॉलिटी के पूछे गए 70% सवाल जो होते हैं पॉलिटी के, वो रिपीट होते हैं। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। सोचिए, अगर आपने यह सवाल पहले ही तैयार कर लिए, जो 90% स्टूडेंट जो होते हैं वो गलत करके आते हैं, अगर आप वो पहले ही तैयार कर लिए तो सिलेक्शन कितना आसान हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम पिछले वर्ष के ऐसे ही पॉलिटी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, और अगर ये पढ़ लिए तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये क्लास जो होगा हमारा पॉलिटी का पार्ट 2 होगा, और ये बीपीएससी और बीडब्ल्यूएससी के में बार बार पूछे गए सवाल है। तो आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो बीपीएससी के पॉलिटी के सेक्शन में आपका सिलेक्शन, बीपीएससी में पॉलिटी सेक्शन से आपका सिलेक्शन लगभग तय हो जाएगा, क्योंकि यही सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है पॉलिटी का, और बीपीएससी में प्रेसिडेंट से वो बार बार पूछे गए हैं, और 100% यही प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और ये जैसे बीपीएससी हो गया, बीडब्ल्यूएससी में जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, बिहार दरोगा में, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो कौन प्रमुख होते हैं? वो भारत के राष्ट्रपति हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। भारत क्या है हमारा? भारत एक गणराज्य है। तो भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, मतलब हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, उनका निर्वाचन होता है। वो वंशानुगत नहीं होते हैं। वंशानुगत कौन से कंट्री का होता है? जो हमारे ब्रिटिश, जो हमारे कंट्री में, जो भारत में 200 वर्षों तक शासन किए थे, उनका जो राष्ट्रपति होता है वंशानुगत होता है। तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख हमारा कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। राष्ट्राध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति होता है। उनका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया वो क्वेश्चन? भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। कथन ए क्या बोल रहा है? भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। और कारण क्या बोल रहा है? भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। ठीक है, तो पहला जो कथन दिया गया है ये सही है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, क्योंकि जो ब्रिटिश के राजा होते हैं, ब्रिटिश का जो राष्ट्रपति होता है वंशानुगत होता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। और कथन क्या बोल रहा है? भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। नहीं, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे, वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति होते हैं वास्तविक प्रमुख होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो इसका कथन है, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों ए और आर सही है? नहीं, दोनों ए और आर सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ए नहीं होगा आंसर। दोनों ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, ए भी नहीं होगा। ए सही है। मतलब क्या? भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, ये सही है। और भारत का राष्ट्रपति के पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, गलत है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सी इज द राइट आंसर। यहाँ आप पढ़ लीजिए एक बार क्या बोला गया है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, अभी मैंने बताया था आपको, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है। अतः ये दोनों भिन्न है, इसलिए ए सही है और आर गलत होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? कथन ये बोल रहा है संघीय कार्यपालिका का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। और कारण क्या बोला गया है? राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो हमारा जो बोला गया है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया जो होता है भारत का राष्ट्रपति होता है, सही बोला गया है। और आर जो बोला गया राष्ट्रपति की शक्तियों का कोई सीमा नहीं है, गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? ए सही है, किंतु आर गलत है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जो संविधान का जो आर्टिकल 53 बोलता है हमारा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, इसलिए कथन है जो बोला गया है संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, ये सही है। जब आर्टिकल 74 के वन बात करते हैं तो राष्ट्रपति अपनी कृतियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, इसलिए कारण जो बोला गया है आर, कारण जो बोला गया आर राष्ट्रपति की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, वो गलत है। इसलिए सही आंसर होगा सी। ए सही है किंतु आर गलत है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं
सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा या मंत्रियों के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ए इज द राइट आंसर। क्योंकि जो आर्टिकल दिया हुआ हमारा संविधान के अनुसार, जो आर्टिकल 52 है, उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। यह आर्टिकल 53 में दिया गया है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ 60 बीपीएससी प्री में भी आया हुआ क्वेश्चन है और 62 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब देखिए, 60 में रिपीट हुआ, 62 में भी रिपीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन होने वाला है। वहां पे क्या बोला गया? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्योंकि जो हमारा आर्टिकल दिया हुआ 53 का 1 है, उसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा होता है, संघ की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं हमारे? वो राष्ट्रपति होते हैं। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है? अभी हम लोग पढ़े, कौन सा अनुच्छेद है वो? आर्टिकल 53 के अनुसार। सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 53 के अनुसार क्या बोला गया है कि संविधान के जो आर्टिकल 53 है, उसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति और राष्ट्रपति में निहित होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो किसमें निहित किया गया है? वो भारत के राष्ट्रपति में। तो ए इज द राइट आंसर। 8 का आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। सॉरी, नीचे 2 व्यक्तित्व दिए गए हैं। कथन ए क्या बोला है? संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या बोला है? कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। तो कथन ए जो बोल रहा है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है, ये कथन सही है। ठीक है, परंतु कारण जो बोला गया है वो कारण गलत होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ई और आर दोनों सत्य नहीं होगा। ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। कहा बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही आंसर होगा। यहां पर देख लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए, क्या बोला गया? प्रश्नगत कथन एवं कारण दोनों सत्य, परंतु कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, क्या बोला गया? इधर देखिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, लेकिन जो कारण बोला गया है वो कथन ए को प्रूफ करता है क्या? वो प्रूफ नहीं करता है। कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने में संबंधित है, यह बात सही बोला गया है। क्योंकि जो जितने भी मंत्रिमंडल होते हैं, वही हमारे जो कामों को, जितने भी फिनेंस मिनिस्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल जो फिनेंस मिनिस्टर हो गए, रेलवे मिनिस्टर हो गए, क्या करते हैं? भारत की जितनी भी शक्तियां, उनका व्यवसाय चलता है हमारा, तो कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। लेकिन जो कथन बोला गया है उसकी पुष्टि ये नहीं करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। कथन ये बोला गया, ये बोला गया कथन सही है, परंतु कारण जो है, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सही है, बट आर जो बोला गया, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, गलत बोला गया। तो रक्षा कथन ए सही बोला गया, कथन आर गलत बोला गया है। तो सही आंसर क्या होगा? सी। ए सही है परंतु आर गलत है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 53 का जो 2 नंबर है, उसके अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? वहां पे संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? हमारे सुप्रीम कमांडर हमारे राष्ट्रपति होते हैं, परंतु उनका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। ठीक है, इस प्रकार प्रश्नगत कथन तो सही है, परंतु कारण जो बोला गया वो गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? मतलब किसके बारे में यह कहा जा रहा है? ठीक है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? राष्ट्रपति के बारे में कहा जा रहा है। बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक पाठ पढ़िए आप लोग। भारत के राष्ट्रपति में
समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है। और वास्तविक रूप से शासन प्रणाली कौन चलाते हैं? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चलाते हैं। और जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनके द्वारा चलाया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार जो बोला गया है, उक्त राष्ट्रपति जो जो बोला गया क्वेश्चन, वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। किसके बारे में बोला गया? राष्ट्रपति के बारे में बोला गया है। तो 11 का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। कौन सा आर्टिकल में दिया गया? ये अनुच्छेद 54 में दिया गया है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है निर्वाचन मंडल के संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, भारत जो आर्टिकल है 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं होता है, भाग नहीं लेते। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कथन ये बोला गया, परंतु कारण जो बोला गया, यह निर्वाचन मंडल का व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों द्वारा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो इसके बारे में जो बोला गया है, कथन है भारत का राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। ये अभी मैंने बोला, ये सही है। इसमें एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था होती है जो संसद के दोनों सदनों द्वारा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। ये भी सही बोला गया, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। पहला प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। तो ये गलत है। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, बी सही बोला गया है। अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, सी भी सही बोला गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी और सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं? पहला ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, हाँ ये होते हैं। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये नहीं होते हैं। सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये होते हैं। 3 भी होता है, 1 भी होता है। और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा था। तो इसका सही आंसर होगा क्या? 1, 3 और 4। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं आगे। यहाँ पर देखिए संविधान का जो आर्टिकल दिया गया 54 में, उसमें क्या बोला गया? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान करना होता है जिनमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला कौन होते हैं? यहाँ पर देखिएगा, पहला कौन होते हैं? पहला होते हैं सदस्य के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, फिर राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के 17वां संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? तो कौन से 2 देश है केंद्र शासित प्रदेश है? वो दिल्ली और पुदुचेरी है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? क्या बोला गया? सम्मिलित नहीं है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये सम्मिलित होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी सम्मिलित होते हैं। राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं। डी नहीं होता। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन क्या है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, हाँ ये सही होगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये नहीं होगा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। तीसरा क्या बोल रहा? संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये सही होगा। 1 और 3 सही होगा। सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल, गलत है ये। आर भी नहीं, चौथा भी नहीं होगा। तो पहला एंड तीसरा इधर राइट आंसर। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया है, तो फर्स्ट हमारा जो पहला होगा और तीसरा होगा राइट आंसर होगा। मतलब पहला और तीसरा ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 19 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, हाँ ये सही होगा, ये सही होगा। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी सही होगा। राज्य विधानसभा के सभी सर्वाधिक सदस्य, सॉरी क्या क्वेश्चन पूछा गया है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? ठीक है, सम्मिलित होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या बोला गया है? सॉरी, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये गलत होगा। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी गलत होगा। कौन कौन सम्मिलित होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं जो भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव मंडल होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डी होगा, डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी हमारा सही होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो चुनाव मंडल के सदस्य कौन होते हैं? पहला क्या है? लोकसभा के चुने हुए सदस्य, ये सही होगा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, ये भी सही होगा। राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य 1, 2 और 3 तीनों सही होगा। राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, अभी मैंने बताया था, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा नहीं होगा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा, वो भी नहीं होगा। केवल राज्यसभा के विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, वो भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर क्या होगा? डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ, तो आप लोग इसको अच्छे से करके जाइएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप गलत करके जाओगे तो सिलेक्शन कैसे होगा बताइए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है कैसे? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है ना। तो लोकसभा नहीं होगा, राज्यसभा भी नहीं होगा, संसद के सदस्यों द्वारा भी नहीं होगा। इसमें सब इसमें सिंगल सिंगल दिया गया, लेकिन सही आंसर क्या होगा? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। मतलब ए भी सही होगा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, मतलब मैं क्या बोला, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इसमें ऑप्शन दिया ही हुआ नहीं है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। सही नहीं है, पहला क्या? पदस्थ राष्ट्रपति के पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, ये सही है। बी क्या बोला गया? राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, ये भी सही है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर ही वह पद पर बना रहेगा, सही बात है। जब राष्ट्रपति हमारे 5 साल कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जब तक दूसरा चुनाव नहीं होता तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला? अगला ऑप्शन क्या है? निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता नहीं। डी जो होगा एक सही नहीं है, तो डी इसका सही आंसर होगा। 23 का सही आंसर क्या होगा? 23 का सही आंसर होगा डी। डी जो बोला गया वो गलत बोला गया, वो सही नहीं है। तो इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। जो आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का, उसमें क्या बोला गया है? इसमें संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का भी इसमें शामिल किया जाता है। जो हमारा आर्टिकल 56 है उसमें क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण कर सकता है। वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण कर नहीं लेता। ठीक है, और अगला क्या बोला गया है? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिया गया था 1862 में उसमें 1682 में क्या बोले थे सुप्रीम कोर्ट? राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन को इस आधार पर न तो स्थगित किया जा सकता है, ना ही अवैध ठहराया जा सकता है कि किसी राज्य के विधानसभा को भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचन नियमावली अधूरी थी। अतः जो ऑप्शन डी की बोला गया वो सही नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का, उस पर आते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार का प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 10 निर्वाचकों द्वारा नहीं, 20 निर्वाचकों द्वारा वो भी नहीं,
5 निर्वाचकों द्वारा, वो भी नहीं, 15 निर्वाचकों द्वारा नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा? 50 निर्वाचकों द्वारा, ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यहाँ पर पढ़िए इसके बारे में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है तथा साथ में ही कम से कम 50 निर्वाचित सदस्यों एवं विधायकों द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो 24 का सही आंसर क्या होगा? 50 निर्वाचकों सदस्यों द्वारा। तो आज हम लोग 24 क्वेश्चन किए हैं, तो आप लोग बताइएगा, सब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आया हुआ है, जो बीपीएससी हो गया और यूपीपीएससी का हो गया, जितने भी स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम है, और यही क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में रिपीट होंगे, जितने भी अभी एग्जाम आने वाले, जैसे बीपीएससी का एएसओ का पेपर होने वाला है, या बिहार एसएससी का जो पेपर होने वाला है, जो CGL 4 होने वाला है हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, इसमें अगला हम 25 क्वेश्चन करेंगे, लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, और टोटल राष्ट्रपति से हम लोग 100 से 110 क्वेश्चन करेंगे, उससे बाहर एग्जाम में आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।